सेम सिलेबस, सेम बुक, सेम चैप्टर, फिर भी किसी को 82 और किसी को 95 मार्क्स क्यों मिलते हैं? प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम अप्रोच प्लस प्रेजेंटेशन की होती है। आज मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टाइप और उनको अप्रोच कैसे करना है और पेपर ऐसे प्रेजेंट कैसे करना है कि एग्जामिनर खुद मार्क्स दे दे। ये वीडियो लास्ट तक देखो। इंग्लिश में 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगा बट वैल्यू इसमें पूरी रहेगी। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रियलिटी चेक दे देता हूँ। इंग्लिश में चैप्टर रिपीट नहीं होता, एंगल रिपीट होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज करता है, थीम नहीं। अगर तुम स्मार्ट प्रिपेयर करोगे और उसे बढ़िया से प्रेजेंट करके आओगे तो इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना कोई हार्ड काम नहीं है। मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टाइप। मुझे पता है ये वीडियो काफी ज्यादा लेट जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचा हुआ है तो आपको कभी रैंडम क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करने। आपको चेक करना है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पैटर्न पे होते हैं। PYQ ट्रेंड को देखो और जैसे क्वेश्चंस आते रहे वैसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थीम्स, ऐसी कौन से थीम्स है जो बार बार आ रही हैं? कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस। आप जरा चेक करो कि कौन से चैप्टर से किस किस तरह के कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोरल वाले क्वेश्चंस, मैसेज एंगल्स, हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चेक करने हैं। कम से कम उन्हें एक बार देखना जरूर है। अब चलो भैया, हर एक सेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर बात की जाए राइटिंग सेक्शन का तो ये काफी मोस्ट स्कोरिंग होता है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट फुल मार्क्स इजीली ले आता है। अगर बात करें लेटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ देन दीज आर द टॉपिक्स। एंड अगर आप देखोगे आर्टिकल राइटिंग, उस केस में आप ये सब देख सकते हो। यार अगर बात की जाए लिटरेचर इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में तो हर एक चैप्टर में आपको प्रिपेयर करना है थीम बेस्ड क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है हाउ डज द कैरेक्टर शो करेज या फिर व्हाट मैसेज डज द चैप्टर कन्वे। इफ वी टॉक अबाउट पोएम्स, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडियाज देखने हैं, पोएटिक डिवाइसेस, थीम और एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि भैया पोएम का क्वेश्चन 90% टाइम थीम या फिर डिवाइस पे ही होता है। यार अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने हैं कैरेक्टर एनालिसिस, ट्विस्ट इन स्टोरी, मोरल या फिर मैसेज और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। अब आपको बताता हूँ एक छोटा सा रूल, 5 क्वेश्चन रूल। हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, 5 पोएम्स रिवाइज करना है, 5 राइटिंग फॉर्मेट्स का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, हमें ओवर प्रिपरेशन नहीं करनी, हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। यार यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, इंग्लिश में आंसर नहीं डिमांड लिखी जाती है। क्वेश्चन वाला जो डिमांड करेगा हमें उसी का सप्लाई करना है। अगर डिमांड कुछ और हो रही है, सप्लाई आप कुछ और कर रहे हो तो भैया मार्क्स मुश्किल है मिलने। आपको 3 स्टेप क्वेश्चन ब्रेकिंग मेथड का यूज करना होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर हमने देखा किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। अब आपको ये देखना है कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज करने वाले हो उस आंसर के अंदर, कौन कौन से फ्रेजेस हैं, कोड्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप उसमें ऐड करने वाले हो। और थर्ड है आइडेंटिफाई मार्क्स, क्योंकि अगर आपको पता है कि लॉन्ग लिखना है तो उस हिसाब से आप ज्यादा डाटा इकट्ठा करोगे। अगर आपको पता है कि आपको छोटा सा ये आंसर लिखना है तो आपको बस थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक्सप्लेन हाउ मंडेलास स्पीच इंस्पायर पीपल, तो आपको बहुत ही प्यार से ब्रेक करना है, आपको एक्सप्लेन करना है बहुत ही डिटेल में। आंसर के अंदर हाउ का पार्ट जो है उसका पूरा प्रोसेस लिखना है। इंस्पायर वाला पार्ट भी आप लिखो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर 5 मार्कर है तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर आपका होना चाहिए। अब अगर बात की जाए रीडिंग सेक्शन अप्रोच के बारे में तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। यस, बहुत लोग कहते हैं कि सबसे पहले अनसीन पैसेज पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। जब क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तो अनसीन पैसेज पढ़ते समय आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि यार ये तो मेरा आंसर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आपको कीवर्ड्स को सर्कल करना है, पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से स्कैन करना है और जब आंसर देने की बारी आए तो भैया डायरेक्ट लाइन पिक, अनसीन पैसेज से ही डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, रीडिंग सेक्शन में क्रिएटिविटी नहीं एक्यूरेसी चाहिए। अपने दिमाग से आप कुछ भी लिखने जाओगे तो हो सकता है एग्जामिनर को पसंद ना आए, लेकिन अगर वहीं से पिक करोगे डायरेक्ट तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब यार बात करते हैं राइटिंग सेक्शन अप्रोच के बारे में, तो यहाँ पर है 5 मिनट प्लानिंग, सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ पर फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 5 मिनट का टाइम ले लो, आराम से सब कुछ याद कर लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। राइटिंग सेक्शन में 5 मिनट का थिंकिंग आपको फुल मार्क्स दिलवा सकती है। दोस्त आपको सही से फॉर्मेट को याद करना है, 2 बॉडी पॉइंट्स डिसाइड करनी है, कंक्लूजन लाइन रेडी करनी है। अगर पिक्चराइज्ड फॉर्म में आप देखोगे तो इंट्रो आपका 3 से 4 लाइंस का होगा, बॉडी आपकी 2 पैरा की होगी, कंक्लूजन बहुत ही शॉर्ट होगा। यार इस बात को याद रखो, राइटिंग सेक्शन में थिंकिंग टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का जो पार्ट है वो तो हो ही जाता है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं लिटरेचर के लॉन्ग आंसर स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है और ये चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। अपने मन से कोई भी लाइन मत लिख देना, बहुत ही एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि इंट्रो ही वो पार्ट है जहाँ पर एग्जामिनर सबसे पहले देखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने इस डायलॉग को तो सुना ही होगा, तो भैया आप अप्लाई करना शुरू करो इस डायलॉग को। सेकेंडली आपको एक्सप्लेन करना है 2 पैराग्राफ्स में, या फिर इससे भी ज्यादा पैराग्राफ का नीड है तो कर सकते हो। थर्ड आपको कैरेक्टर मैसेज देखना है, कैरेक्टर से क्या मैसेज मिल रहा है। एंड फोर्थ पार्ट में कंक्लूजन, और साथ ही साथ आपको अंडरलाइन करना है की वर्ड्स को। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, आपको मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के, कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आप अपने आंसर में क्या क्या वैल्यू डिलीवर करने वाले हो, आपके आंसर का कैसा स्ट्रक्चर है और कितने रिलेवेंट पॉइंट आपने लिखे हैं। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट प्रेजेंटेशन, बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। यानी अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ, आपके आंसर का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया हुआ, आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं काफी रिलेवेंट है और आपका प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया है, तो यार फुल मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके लिए। मेरे दोस्त अब बात करते हैं एक्सट्रैक्ट को कैसे अप्रोच करना है। तो यार कंटेस्ट को आइडेंटिफाई करो, हु सैड टू हुम, एंड थीम कनेक्ट करो। मेरे दोस्त एक्सट्रैक्ट और कंटेक्स्ट ये काफी सिमिलर लगते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट में कंटेक्स्ट भूल गए तो मार्क्स भी चले गए, इसलिए इन चीजों का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखो। अब ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जिसके बिना फुल मार्क्स बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। यार आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट रीडिंग पे देने हैं, 45 मिनट्स राइटिंग सेक्शन पे, 1 आवर लिटरेचर के ऊपर, 30 मिनट्स रीडिंग सेक्शन के ऊपर, और लास्ट के 15 मिनट्स रिवीजन के ऊपर देना है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब यार आप बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 3 पेपर प्रेजेंटेशन, जो कि गेम चेंजर होने वाला है। आपको पता है एग्जामिनर पहले आपका आंसर नहीं आपका पेज देखता है, इसलिए आपको बताऊंगा बहुत ही प्यारे प्यारे प्रेजेंटेशन रूल्स। तो सबसे पहले आपको अपनी हैंडराइटिंग काफी क्लीन रखनी है, कि अगर कोई अनाड़ी भी पढ़े तो आपने क्या लिखा है वो समझ पाए। दूसरा है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, वो आंसर कहाँ का है ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, अगर आपने लंबा चौड़ा आंसर लिखा है लेकिन कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है तो एग्जामिनर उन कीवर्ड्स को देख करके आगे बढ़ जाएगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। वर्ड लिमिट को फॉलो करो यार, ना आपको बहुत ही ज्यादा लिखना है ना ही बहुत ही कम, आपको लिमिट में लिखना है। और नेक्स्ट है ब्लैंक लाइन बिटवीन आंसर्स, एक आंसर खत्म होने के बाद दूसरा आंसर जब लिखोगे तो वहां पर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अब आपको बता देता हूँ प्रेजेंटेशन रूल्स के अंदर आपको क्या क्या नहीं करना। तो यार एक्स्ट्रा पेजेस नहीं भरने और स्टोरी टेलिंग मत करो। मैं मानता हूँ आप बहुत ही अच्छी स्टोरीज बताते हो, आप कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का स्किल अपने अंदर रखते हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग एग्जाम में नहीं करनी। अब बात करते हैं राइटिंग फॉर्मेट रिमाइंडर। आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए कि राइटिंग सेक्शन में किस चीज का फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, कहाँ पर डेट लिखा जाता है, कहाँ पर रिसीवर वगैरह, कहाँ पर क्या सब कुछ बढ़िया से पता होना चाहिए आपको। मेरे दोस्त अब चलो मिल करके एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ते हैं। आपको पता है एग्जामिनर को क्या चाहिए, उसको चाहिए क्लैरिटी, उसको चाहिए स्ट्रक्चर, उसको चाहिए रिलेवेंट आंसर, उसको चाहिए बढ़िया वाले कीवर्ड्स। लेकिन एग्जामिनर को क्या नहीं चाहिए भैया, उसको फर्जी का ड्रामा नहीं चाहिए, उसको इमोशनल एसे नहीं चाहिए, उसको ओवर राइटिंग नहीं चाहिए। यार इस बात को समझो, एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपके थ्रू कंफ्यूज भी नहीं होना चाहता। अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस हैंडलिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो यार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, 2-3 बार कर सकते हो, और आपको ऑलवेज इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और किसी से कंपेयर नहीं करना। आपके एग्जाम हॉल में आपने एक कॉपी नहीं भरी, सामने वाला 4 कॉपी भर चुका है, कोई बात नहीं यार, जब आपकी कॉपी भर जाएगी तो आप भी और कॉपीज ले लेना, लेकिन कंपेयर करना बंद करो भाई। अपनी अप्रोच क्लियर रखो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है यार। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑर्डर। अभी तक आप जिस भी ऑर्डर में अपने इंग्लिश
क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो आप उसी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप डियर सर की मानोगे तो वो कहता है कि हमें सबसे पहले ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम जल्दी से 20 मार्क्स को फिक्स कर लें, क्योंकि यार यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस काफी कम होते हैं। यहाँ पर हर एक बच्चा फुल मार्क्स ही लाता है 20/20, तो क्यों ना हम जल्दी से 20 मार्क्स को फिक्स कर लें। इसलिए डियर सर रिकमेंड करते हैं कि ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन को सबसे पहले खल्लास करना है, उसके बाद हमें लिटरेचर पे फोकस करना है जो कि हमें 40 मार्क्स आराम से दिला देगा, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन काफी इजी होता है और उसको करके आपको एक बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसी कॉन्फिडेंस का यूज करते हुए लिटरेचर को फिनिश करना है और 40/40 यहाँ भी लेने हैं। इसके बाद लास्ट में जहाँ पर बहुत ही सोचना पड़ता है, बहुत ही टाइम देना पड़ता है, अनसीन पैसेज को लास्ट में रखना है और यहाँ से हमें 20 मार्क्स उठा लेना है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं 10 गोल्डन रूल्स के बारे में जो आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो भैया फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन को तोड़ो और सही से समझो, उसके बाद ही आंसर करो। सेकंड पॉइंट है डिमांड समझो, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है आपको वैसे ही सप्लाई करनी है। डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और है, प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट है वर्ड लिमिट फॉलो करो, क्वेश्चन जितने नंबर का हो उस हिसाब से उसको लिखना सीखो, ना ज्यादा ना कम, एकदम एक्यूरेट। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड लिखो, यानी आप जो भी आंसर लिखने वाले हो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। ऐसा ना हो स्टेप नंबर 10 आपने सबसे पहले लिख दिया और स्टेप 1 है आपने लास्ट में लिखा है, नहीं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 आना चाहिए, उसके बाद स्टेप 3 आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है 15 मिनट रिवीजन, पूरा पेपर करने के बाद अगर आपने सही से रीचेक कर लिया तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलती निकालोगे और उसे फिक्स करोगे और थोड़े से मार्क्स बढ़वा लोगे। पॉइंट नंबर 6 है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यार अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी अटेम्प्ट करो, पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन यहाँ तक कि MCQ वेरी शॉर्ट कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। गलत लिखो सलत लिखो कुछ भी लिखो, लेकिन भाई लिख करके आओ, पूरी कॉपी भर के आना, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। 7 पॉइंट है अगर आप ब्लैंक हो रहे हो राइट एनीथिंग फ्रॉम द चैप्टर से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दो भाई, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ट्राई करना जो पैराग्राफ्स हैं जो कोट्स हैं वो आपके NCERT से मैच करे थोड़ा बहुत, ताकि एग्जामिनर को सच में ऐसे लगे कि यार ये तो बढ़िया वाला आंसर है, बस मार्क्स दो आगे बढ़ो। यार 8 पॉइंट है अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपके आंसर का स्टार्टिंग का पार्ट और एंडिंग का पार्ट NCERT से ही होना चाहिए, इससे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। 9th पॉइंट है ऐड एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT। अगर आपको मन कर रहा है कि यार कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ तो चैप्टर से ही रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देना है, वो भी NCERT वाला। पॉइंट नंबर 10 है बिलीव इन योर हार्ड वर्क। यार अपने हार्ड वर्क पे बिलीव रखो, आपने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मेरे दोस्त इस बात को याद रखो, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको भले ऐसा लग रहा हो कभी कभी कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ बदल क्यों नहीं रहा है, तो यार मेरा यकीन करो आपके हार्ड वर्क से चीजें बदल रही हैं, लेकिन वो जमीन के अंदर बदल रही हैं। जब जमीन के अंदर जड़ें फैल जाएंगी तो जाके एक बड़ा सा पौधा निकलेगा, बड़ा सा पेड़ निकलेगा, तब आपको कुछ दिखाई देगा। यानी भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ड वर्क करने से कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल रहा है आपके हार्ड वर्क करने से, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो दिखाई तब देगा जब वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी वो जमीन के अंदर है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दोस्त बात करें एग्जाम की तो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने में सिर्फ 1 दिन लगता है, नॉलेज सेम रहेगा और आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। यार ये मैथमेटिक्स जैसा पेपर नहीं है, यहाँ तुम कैलकुलेशन से नहीं क्लैरिटी से जीते हो, और यार क्लैरिटी का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इंसान जो कंफ्यूज हो रखा है, बात बात पे कंफ्यूज हो जाता है, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जिसके अंदर क्लैरिटी होती है वो हिस्ट्री बना देता है। इसलिए अपने अंदर क्लैरिटी लाइए और अपने एग्जाम को तहस नहस कर दीजिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है और मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि अब से आपके लिए कंटेंट टाइम टू टाइम डिलीवर कर पाऊं, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है। जब आप कोई काम करते हो क्वालिटी वाला करते हो लेकिन टाइम पे नहीं करते हो तो हो जाती है प्रॉब्लम। मैं भले ही ज्यादा टाइम लेकर के ज्यादा क्वालिटी आपको डिलीवर करने का ट्राई करूं, लेकिन अगर वो टाइम पर ना हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। यार यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया लर्निंग है। आपको अपना कोई भी काम करना है क्वालिटी वाला, लेकिन वो टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आपका क्वालिटी काम टाइम लिमिट के अंदर हो रहा है तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपका क्वालिटी काम लेट से हो रहा है तो आपको बहुत ही छोटे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप मेरे चैनल पे देखो 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर्स मेरे हैं और मेरे व्यूज भी कितने कम आते हैं। भले ही मैं कितना ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं, लेकिन हर बार वो लेट हो जाता है। हर बार अगर आप
लेट हो रहे हो तो कैसे आप बड़े बड़े रिजल्ट के सपने देख सकते हो। इसलिए मेरे दोस्त आप भी क्वालिटी स्टडी करो लेकिन टाइम लिमिट में। यार अब मोबाइल रखो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। एंड एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड। यार मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा आप अपने इंग्लिश एग्जाम के बाद मेरा ये वीडियो जरूर देखना, डार्क रियलिटी ऑफ मैथ्स पेपर। यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें की है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, पढ़ाई करो, मोबाइल रखो। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय बाय।